बात कर रहे हैं कैप्नोग्राफी की। कैप्नोग्राफी क्या होता है? जो एंड टाइटल CO2 होता है ना, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और जो डिजिटल वैल्यू आती है, जैसे कि ये हाईएस्ट पॉइंट है, इस पे ATCO2 मेजर होता है, ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगी। तो उस डिजिटल वैल्यू को, न्यूमेरिकल वैल्यू को कैप्नोमेट्री बोलते हैं। मेजरमेंट ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन रेस्पिरेटरी गैसेज, ये हो गया हमारा कैप्नोग्राफी। नॉन इन्वेजिव होता है, बहुत रिलायबल है और एक्सपेंसिव भी नहीं होता है। सिंपली इसको जो वेंटिलेटर की ट्यूबिंग है ना, उसमें या तो मेन स्ट्रीम होता है या तो साइड स्ट्रीम होता है, ये हम देखेंगे। कैप्नोग्राम क्या होता है? जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसको कैप्नोग्राम बोलते हैं। इधर प्रेशर होता है वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे होता है हमारा टाइम। नॉर्मल रेंज क्या आता है? 35 to 45 mmHg। कैप्नोग्राफ एनालाइजर के बारे में देखते हैं। मेन स्ट्रीम हो सकता है या फिर साइड स्ट्रीम हो सकता है। मेन स्ट्रीम जो होता है वो इधर एटी ट्यूब कनेक्टेड है पेशेंट को, इधर वेंटिलेटर की सर्किट स्टार्ट हुई है, तो इन दोनों के बीच में, वाई पीस के बीच में ये लगा होता है, सेंसर और डिटेक्टर होता है। उधर से फिर कैलकुलेट होके ये डिस्प्ले पे डिस्प्ले करता है कि कितना उसका आ रहा है, ठीक है, मेजरमेंट कितना आ रहा है। साइड स्ट्रीम में क्या होता है कि सर्किट में नहीं होता है, सर्किट से साइड होके होता है, वहाँ पे लगा होता है। यहाँ से CO2 का सैंपल इधर जाता है, जो CO2 एक्सपायर कर रहा है पेशेंट, और वहाँ पे सेंसर होता है, डिस्प्ले होता है, यहाँ पे वो बताता है कि क्या वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो फेजेस देखते हैं कैप्नोग्राफी का क्या क्या होता है। फेज 1 है, 2, 3, 4 और 5 है। तो 1 में क्या होता है ना कि ये डेड स्पेस वेंटिलेशन, मतलब जो भी हमारा डेड स्पेस है, जैसे कि नजल नोज से स्टार्ट हुआ, ठीक है, मान के चलो उसको ET ट्यूब लगा है, तो अप टू ट्रैकिया ब्रोंकस, यहाँ तक जो भी है वो डेड स्पेस में आता है। मतलब एक्चुअल जो एल्वेलाई में CO2 और O2 का डिफ्यूजन होता है वो अभी नहीं हो रहा, अभी एक्सपिरेशन जस्ट स्टार्ट हुआ है फेज 1 में। सेकंड में क्या हुआ है? डेड स्पेस वॉल्यूम प्लस एल्वेलर, मतलब अब कुछ कुछ शुरू हो गया है, CO2 इंक्रीज होना शुरू हुआ, मतलब एक्सपिरेशन अब बढ़ रहा है, मतलब एक्सपिरेशन का नेक्स्ट स्टेप आ गया है। ये हमारा फेज 3 है, ये हमारा एल्वेलर प्लेट्यू है, यहाँ पे एक्चुअल डिफ्यूजन होता है और हमारा एक्सपिरेशन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हमारा CO2 डिक्रीज होना शुरू होता है, क्योंकि अब वापस से इंस्पायर कर रहे हैं, वापस से O2 ले रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि CO2 डिक्रीज करेगा। तो ये 4th और 5th फेज में जो है वो CO2 डिक्रीज करता है, वहाँ से नेक्स्ट साइकिल का इंस्पिरेशन स्टार्ट हो गया है। मतलब एक्सपिरेशन कहाँ से कहाँ तक होता है? A से लेकर D तक। और ये जो मैक्सिमम वैल्यू आता है ना ग्राफ में, इसी को बोलते हैं ATCO2, एंड टाइडल CO2, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिखा है, हाईएस्ट पॉइंट जो है उसको एंड टाइडल CO2 ATCO2 बोलते हैं। फेज 1 में एक्सपिरेशन बिगिंस, क्लियर डेड स्पेस, नो CO2 प्रेजेंट। देख लो फेज 1 में ये है। फेज 2 में क्या है? एयर फ्रॉम एल्वेलाई कंटेनिंग CO2 रीचेज द अपर एयरवे। फेज 3 में क्या है? CO2 रीचेज यूनिफॉर्म लेवल, ये जो प्लेट्यू बन रहा है ये वाला। और फेज 4 और 5 जो है इंस्पिरेशन नेक्स्ट साइकिल का स्टार्ट हो गया, CO2 क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब हम देखते हैं CPR के टाइम पे हम कैसे पता करें कि हमारा CPR सही से हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ये एक कैप्नोग्राफी का एक यूज है जो मैं बता रही हूँ। CPR के टाइम पे हम देखेंगे कि अगर ATCO2 का लेवल 10 to 12 mmHg जा रहा है कैप्नोग्राफ पे, तो हम समझेंगे कि हमने जो कंप्रेशन दे रहे हैं वो सही है, ठीक ठाक है, ठीक है। अगर 10 से कम है तो समझो वो सही कंप्रेशन नहीं जा रहा, वो पेशेंट रिकवरी नहीं हो पा रहा CPR से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फिजियोलॉजी देख लेते हैं। हम लोग जो रेस्पिरेशन करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, तो O2 हमने लिया, इंस्पायर किया, वो लंग्स में डिफ्यूज होकर ब्लड स्ट्रीम के थ्रू सेल तक पहुंचा। सेल में क्या हुआ? O2 के हेल्प से मेटाबॉलिज्म हुआ और CO2 का फॉर्मेशन हुआ। वो CO2 जो है वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू वापस से लंग्स में आया, एल्वेलाई में, और वो हमने एक्सपायर कर दिया। और यही जो एक्सपायर्ड CO2 है वो हमारा वेंटिलेटर ट्यूबिंग से अटैच्ड है। यहीं पे हमारा AT ट्यूब के और ये सर्किट के बीच में मेन स्ट्रीम का कैप्नोग्राफ लगा हुआ है, वहाँ से ये CO2 जा रहा है और मेजरमेंट होगा कि कितना CO2 एक्सपिरेशन में आ रहा है, उसका पार्शियल प्रेशर क्या हो रहा है। नॉर्मल ग्राफ ये होता है, इसमें देखो आप, फेज 1 से स्टार्ट हुआ है, फेज 2 धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है और फेज 3 में ये प्लेट्यू बन गया, यहाँ से फिर नेक्स्ट साइकिल का इंस्पिरेशन शुरू हो गया है, ठीक है। और इसका वैल्यू देख लो आप, नॉर्मल कितना जा रहा है? 35 तक जा रहा है ना सारा का, तो मतलब ये नॉर्मल ग्राफ है। अब देखते हैं अब नॉर्मलिटी क्या क्या हो सकती है। ATCO2 इसमें डिक्रीज करा, देखो पहले 35 था, फिर एल्वेलर प्लेट्यू का वैल्यू देखो 20 पे आ गया, फिर 20 से भी कम आ गया। तो इसमें क्या हो रहा है? या तो हाइपर वेंटिलेशन हो रहा होगा, हाइपर वेंटिलेशन बोले तो CO2 वॉश आउट बहुत ज़्यादा हो रहा होगा,
या फिर ऐसा होता है कि मेटाबॉलिज्म ही लो हो गया होगा। अगर मेटाबॉलिज्म ही कम हो जाएगा तो यहाँ पे जो सेल से मेटाबॉलिज्म से CO2 क्रिएट हो रहा था, जब मेटाबॉलिज्म ही कम हो गया है तो CO2 भी कम क्रिएट होगा, और जब CO2 कम क्रिएट होगा तो ऑब्वियस है कि वो AtCO2 का वैल्यू कम ही आएगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो गया होगा। कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होता है तो पल्मोनरी जो सर्कुलेशन है वो भी डिक्रीज हो जाता है, इसी वजह से AtCO2 भी कम हो जाता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि एल्वेलर प्रेशर इंक्रीज हो गया होगा। ये हमारा था AtCO2 डिक्रीज वाला। अब देखते हैं उसका जस्ट ऑपोजिट। इसमें देखो AtCO2 का वैल्यू 30 से ऊपर चला गया, 40 चला गया, 50 चला गया, भी 50, 55 ऐसे चला गया है। AtCO2 मतलब इंक्रीज हो गया, मतलब हाइपोवेंटिलेशन, CO2 वॉश आउट जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। एक रीज़न ये हो सकता है, कि मेटाबॉलिज्म बढ़ गया होगा तो CO2 बढ़ गया होगा, तो AtCO2 में भी अधिक उसका वैल्यू आ रहा है। या फिर ये हो सकता है कि पेशेंट को बाइकार्ब लगा हो, बाइकार्ब पुश, बाइकार्बोनेट चढ़ा हो, ये भी रीज़न हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये ग्राफ क्या चीज़ का है। ये AtCO2 तो इंक्रीज्ड है पिछले ग्राफ के जैसा, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस आप देखो। उसमें जो वैल्यू था वो 0 पे जा रहा था, यहाँ पे देखो आप, ये 0 पे आ रहा है, टच कर रहा है ना 0 पे, यहाँ पे 0 है, 0 पे टच कर रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो 0 पे रिटर्न आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो ये रीब्रीदिंग का केस है। या तो जो एक्सपायरेटरी वाल्व है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा होगा, या फिर ट्यूब में कहीं पे कोई इशू आ रहा होगा, किंकिंग वगैरह हो रही होगी, तो रीब्रीदिंग हो रहा है पेशेंट का। जो CO2 वो एक्सपायर कर रहा है वही फिर से इंस्पायर कर रहा है, मतलब कि वो CO2 का लेवल 0 पहुंच ही नहीं रहा। 0 पहुंचेगा इसका मतलब है कि वो रीब्रीदिंग नहीं कर रहा, 0 नहीं पहुंच रहा इसका मतलब रीब्रीदिंग कर रहा है पेशेंट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा कौन सा केस है, शार्क फिन ग्राफ। इसको शार्क फिन बोलते हैं। मतलब आप देख रहे हो यहाँ पे जो कितना अच्छा एल्वेलर प्लेट्यू बना था, ठीक है, ऐसा नॉर्मल सा। इसमें जो एल्वेलर प्लेट्यू है वो बनने में काफ़ी टाइम लग रहा है, ऐसे ज़्यादा लगातार से ऐसे नहीं हो गया है। मतलब कहीं ना कहीं एल्वेलाई में जो डिफ्यूज़न होता है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है। या तो COPD के केस में ऐसा होगा, या आजमा के केस में होगा, या ऐसा हो सकता है कि ये सब रीज़न ना हो, बाहर कोई रीज़न हो, लाइक म्यूकस प्लग हो सकता है, या फिर ट्यूब की किंकिंग हो सकती है। मतलब ये है कि वो बहुत आसानी से CO2 का डिफ्यूज़न या फिर CO2 का वो जो प्लेट्यू बनना है वो नहीं बन रहा है, तो ये ऑब्स्ट्रक्शन में होता है। शार्क फिन ऑब्स्ट्रक्शन याद रखना है, ठीक है। अब ये वाला कौन सा केस है, इसमें ऐसा गया, लेकिन ये जो प्लेट्यू बन रहा था इसमें प्लेट्यू देर से बन रहा था, इसमें प्लेट्यू बन ही नहीं रहा, डायरेक्ट ही जो है वो डिक्रीज कर जा रहा है CO2। इसका मतलब क्या हुआ, प्लेट्यू का फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा, मतलब वो लीक हो रहा कहीं ना कहीं। या तो ट्रैकियोस्टोमिक कफ अच्छे से इन्फ्लेट नहीं होगा, या तो AT ट्यूब अच्छे से इन्फ्लेट नहीं होगा इसलिए लीक हो रहा है। या फिर ये रीज़न हो सकता है कि हमने सुप्राग्लॉटिक एयरवे पे रखा होगा पेशेंट को, जो कि अच्छे से फिट नहीं किया गया है, तो उसमें लीक हो रहा है, ठीक है। इस ग्राफ को देखते हैं, इसको बोलते हैं, ये जो बीच में ऐसा आ रहा है गड्ढे सा, इसको बोलते हैं क्यूरेर क्लेफ्ट। ये क्लेफ्ट कैसे होता है, मतलब पेशेंट जो है वो स्पॉन्टेनियस मोड पे है वेंटिलेटर पे, और इंस्पिरेटरी एफर्ट वो लगा रहा है, लेकिन उतना नहीं लगा रहा कि एक ब्रीथ कंप्लीट हो सके। इंस्पिरेटरी एफर्ट ट्रिगर तो कर रहा है, लेकिन उतना नहीं कि पूरा ब्रीथ कंप्लीट हो सके। तो वैसे रीजन में क्या होता है, वो भी एल्वेलर प्लेट्यू अच्छे से नहीं बनेगा, ये क्लेफ्ट रह जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये सबसे ड्रास्टिक, सबसे ड्रेडफुल, सबसे फेयरफुल कह लो, सबसे बहुत खतरनाक वाला ग्राफ ये है। इसमें क्या हो रहा है, हमारा AtCO2 डिक्रीज होते 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 0 पहुंच गया है। या तो पेशेंट एपनिया में होगा, या फिर ये हो सकता है कि डिस्कनेक्टेड AT ट्यूब ही डिस्कनेक्ट हो गई हो। और समझो अगर AT ट्यूब डिस्कनेक्ट है और पेशेंट CMV मोड पे है, वो खुद से ब्रीथ नहीं कर रहा, तो क्या होगा, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है उसमें। तो हमको ये वाला ग्राफ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना तो सब पे, लेकिन ये सबसे ड्रास्टिक कंडीशन है। या फिर ऐसा हो सकता है कि कार्डियक अरेस्ट आ गया हो पेशेंट को, तो भी ये AtCO2 जो है कार्डियक अरेस्ट आ गया है, सर्कुलेशन परफ्यूजन कुछ भी नहीं हो रहा है, तो क्या हो गया, AtCO2 0 आ गया। फिर कार्डियक अरेस्ट हुआ तो हम क्या करेंगे, CPR करेंगे। CPR के टाइम पे देखेंगे अगर 10 to 12 के बीच में AtCO2 वापस से आ रहा है तो समझेंगे वो CPR हमारा सक्सेसफुल हो रहा है। तो ये था हमारा कैप्नोग्राफी के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये।